गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं हम। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। क्या हुआ है, हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैं, उनकी डेथ हो गई है, एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत दुखद न्यूज़ है, मगर इसके पीछे एक कंटेक्स्ट है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कैसे आया और एम.एस. स्वामीनाथन जी का क्या रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाने में। तो आज इस आर्टिकल को हम एलेबरेटली डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, मॉब ट्राई टू स्टॉर्म मणिपुर सीएम हाउस। एक्चुअली मीतीज़ और कुकीज़ के बीच में जो झगड़ा है या फिर जो फाइट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसीलिए बहुत सारे, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2 मीतीज़ स्टूडेंट की डेथ हो गई। उसके रोष में मीतीज़ लोगों ने सीएम हाउस को जलाने की कोशिश की। तो यही न्यूज़ है। हमने एप्सपा को पहले ही डिस्कस किया है कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट टाइम एप्सपा कब आया। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है फर्स्ट टाइम एप्सपा कब आया। केवल 3 वर्ड हैं, आपको वो 3 वर्ड बताना है कि फर्स्ट टाइम एप्सपा कब लागू हुआ था। ठीक है। और आपसे मेरी गुजारिश है, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव प्रोवाइड कर सकें। तो पहला आर्टिकल ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जी, उनकी जो डेथ हुई है कल, उसके बाद ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हम देख लेते हैं। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ड में जो फादर थे वो नॉर्मन वॉरलॉग थे। नॉर्मन वॉरलॉग ने हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे 1960 के करीब। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये हाई ईल्ड वैरायटी सीड वीट के लिए थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी यूपीएससी चकमा देती है कि फर्स्ट टाइम हाई ईल्ड वैरायटी सीड राइस के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। नहीं, फर्स्ट टाइम हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड जो है वो वीट के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ड में फादर थे वो नॉर्मन वॉरलॉग थे, और जिन्हें नोबेल प्राइज़ 1970 में मिला था हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में जो मेनली लेड किया गया था वो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन जी को इंडिया का फादर कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि ग्रेट इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, स्पेशली वीट और राइस में। देखो, बता रहे हैं, वीट और राइस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी थी, देखो अमेरिका से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, और अमेरिका वो राइस या वीट देता था PL 480 जो सुअर को खिलाया जाता है। तो इसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, फूड इनसिक्योरिटी थी। देखो, फूड इनसिक्योरिटी कब आई थी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, जो रिसोर्सेज थे वो सोल्जर्स की तरफ मूव कर दिए गए थे इन कंपैरिजन टू पब्लिक। तो वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, इससे करीब 30 लाख लोग मर गए थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बैकअप क्या रीज़न रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने का। तो फूड इनसिक्योरिटी एक वन ऑफ द मेन रीज़न था जिसकी वजह से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे हाई ईल्ड वैरायटी सीड आए, 20वीं सेंचुरी में बिगनिंग हुई। अब आगे बात बताई गई है कि 1967 टू 68 और 1967 टू 78 में क्या हुआ, फूड डिफिशियंसी इन द कंट्री, वन ऑफ द वास्ट लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन। मतलब कहना चाह रहा है कि हम एग्रीकल्चर नेशन हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, हम एग्रीकल्चर ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, मगर तब भी हमारे यहाँ फूड डिफिशियंसी है। ये फूड डिफिशियंसी को कम करने के लिए ही एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेड किया गया था। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्रॉप क्या थी इस रिवॉल्यूशन में, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले वीट तो था ही था, राइस भी था,
ज्वार भी था, बाजरा भी था और मेज़ भी था। यूपीएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स केवल वीट में आए थे इंडिया में और वीट में ही हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, वहीं गलत हो जाएगा। आप समझो, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज, इनमें हाई यील्ड वैरायटी सीड आए थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फूड ग्रेन वर एक्सक्लूडेड, मतलब कोई भी ऐसी क्रॉप, कोई भी ऐसे सीड्स को बढ़ोतरी ग्रीन रिवॉल्यूशन में नहीं दी गई जो नॉन फूड ग्रेन है, मतलब जिसका फूड में यूज़ नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी ऐसे पॉइंट ज़रूर डालती है जब कोई चीज़ चर्चा में होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे एमएस स्वामीनाथन जी जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है यूपीएससी में। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखो जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती गई, बहुत ज़्यादा मोनोक्रॉपिंग हो गई। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक क्रॉप को बहुत ज़्यादा बार उगाने लगे, जिससे फर्टिलिटी बहुत डिक्लाइन हो गई और लेग्यूम क्रॉप जो है वो भी डिक्रीज हो गई। लेग्यूम क्रॉप क्या करती हैं, हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो इससे क्या हुआ, एडवर्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट तो हुए ही हुए, इससे सॉइल को भी लॉस हुआ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अगर आप पढ़ लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कहना चाह रहे हैं ways which are environmentally safe and economy viable and socially sustainable, ठीक है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे वेज प्रोड्यूस करें जिससे प्रोडक्शन तो हमारा बढ़े ही बढ़े, मगर वो इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिकली विएबल होना चाहिए और सोशली सस्टेनेबल होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ को नाम दिया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ एमएस स्वामीनाथन के जो हमारे एमएस स्वामीनाथन है उनका उन्होंने क्या क्या योगदान दिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन 1972 टू 79 वो डायरेक्टर जनरल रहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। उन्होंने फॉर्म किया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे 1979 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला 1960 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1989 में पद्म विभूषण दिया गया। दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इन्हें कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। देखो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ऐसा नहीं है कि इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन के मिला है। और यूनेस्को का महात्मा गांधी गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिला। मतलब इन्होंने हर फील्ड, एक कहते नहीं है ऑलराउंडर, इन्होंने हर फील्ड में एक चमत्कार प्रस्तुत किया, मतलब कैरिस्मेटिक एक लीडर थे ये। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बनाया गया 2004 में, जिसे एमएस स्वामीनाथन ने चेयरमैनशिप की और उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर सुसाइड के लिए बनाया गया था। सुसाइड में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए एग्रीकल्चर में ताकि सुसाइड रेट कम हो। तो इससे ये पता चलता है एमएस स्वामीनाथन का हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर एग्रीकल्चर फील्ड में, साइंस एंड टेक में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल रिलीज़ की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 127 आई है 146 कंट्री में इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। मतलब इंडिया की रैंक पहले से बेहतर हुई है 8 प्लेस, पहले 135 थी अब 127 हो गई है, ठीक है। इंडिया को फुल पैरिटी लाने के लिए 131 साल लग जाएंगे। ये देखो आप कितनी गजब चीज़ है, मतलब इंडिया को अगर इक्वलिटी फुल्ली इंट्रोड्यूस करना है तो 131 साल लग जाएंगे। और इस रैंकिंग में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में
आइसलैंड को टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है, फिर नॉर्वे को और फिनलैंड को। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेपाल, चाइना, भूटान, लंका, श्रीलंका सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फेयर बेटर देन इंडियन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के पैरामीटर क्या हैं। तो देखो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, अक्सर न्यूज़ में रहती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के पैरामीटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब मॉडर्न स्लेवरी की बात की गई। एक वॉक फ्री ह्यूमन राइट ग्रुप है, उसने क्या की, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिलीज़ की। उसने कहा है कि मॉडर्न स्लेवरी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है। मॉडर्न स्लेवरी होती है किसी को डरा के, धमका के, वायलेंस के ज़रिए कोई भी काम लिया जाता है, उसे मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ पता चली कि मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है और मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स मतलब ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, वॉक फ्री। देखो 50 मिलियन, कितनी लार्ज अमाउंट है, ये डेटा मेंस में यूज़ हो सकता है। 50 मिलियन पीपल जो है मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं और जिसमें से 10 मिलियन पीपल इंक्रीज़ कर गए हैं 2016 से। मतलब 50 मिलियन, आप लोग समझ रहे हैं, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो समझ रहे हैं कितने लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी में। और इंडिया, हमारा इंडिया इसमें टॉप कर रहा है। ठीक है, टॉप इसलिए कर रहा है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और माइग्रेशन भी ज़्यादा है। जबकि ऐसा देखा गया है नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा मॉडर्न स्लेवरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से इसमें ज़्यादा, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में ज़्यादा है। और मेन रीज़न क्या है स्लेवरी के, क्लाइमेट डिग्रेडेशन है, जेंडर इनइक्वलिटी है, कोविड-19 है एंड कन्फ्लिक्ट है। मतलब हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है और ये किसके द्वारा इंडेक्स दिया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और कितने मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी में धकेल दिए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अगला आर्टिकल, इंडियाज़ रैंकिंग इन, मतलब ये रैंकिंग की है जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर में उन्हें रैंकिंग दी जाती है कि वो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। देखो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जब कोई रैंकिंग देता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है और इसमें जो रैंकिंग दी जाती है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाती है बेस्ड ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके आधार पर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैरामीटर। आप कोई भी रैंकिंग देखिए उसके पैरामीटर आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी पैरामीटर ज़्यादा पूछता है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या क्या है। देखो पहला पैरामीटर है टीचिंग, कि उस हायर इंस्टीट्यूट में टीचिंग कैसी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच कैसा है, कहाँ तक वो मतलब लोगों के आउटरीच है, कहाँ तक पकड़ है, और परसेप्शन कैसा है। मतलब ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंकिंग मिली है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को जो है सेकेंड रैंकिंग मिली है। तो ये आर्टिकल हमारे द्वारा आज डिस्कस किए गए सॉरी, जो बेहद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपको कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बताइए आप कि कब जो है एप्सपा फर्स्ट टाइम लागू किया गया। 3 वर्ड का एक आंसर है, अगर आप बताते हैं तो मैं आपके मतलब आपके कमेंट को पिन करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।